हेलो बच्चों, स्वागत है आपका प्यारे से प्लेटफॉर्म टारगेट बोर्ड में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। उसी एग्ज़ाम की तैयारी को ज़बरदस्त और गर्दा बनाने के लिए, सुपरहिट बनाने के लिए हम लेके आए हैं 10 मिनट का क्लास, ठीक है, जिसमें आपका पूरा चैप्टर का रिविजन होने वाले हैं। 10 मिनट में आप पूरे चैप्टर का निचोड़ देखने वाले हैं, पूरे चैप्टर को गर्दा उड़ाने वाले हैं रसगुल्ला। तो चलिए तैयार हो जाइए सही बच्चे, और क्लास को शेयर कर दीजिएगा सारे बच्चे सब, ठीक है। बाद में जब क्लास देख लीजिएगा उसके बाद शेयर कर दीजिएगा सारे बच्चों के साथ में, ताकि वो 10 मिनट में ही ना इस चैप्टर को क्या कर सके, समाप्त कर सके। यह चैप्टर है आपका प्रकृति और विषय क्षेत्र। ये एग्जाम आपका नजदीक आ रहा है ना, इसलिए हम लेके आए ताकि आपका रिवीजन बहुत अच्छा हो। और पता ही ना, जो जितना अभ्यास करता है ना वही चमकता है बउआ, ठीक है। इसलिए अभ्यास जरूरी है। वही अभ्यास, वही रिवीजन करवाने के लिए हम लेके आए हैं 10 मिनट में आपका पूरा रिवीजन होगा रसगुल्ला, ठीक है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट बिना देरी के हुए। सबसे पहले आप लाइक कर दीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिए रसगुल्ला एक बार, ठीक है, जबरदस्त तरीके से। मानव भूगोल के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। पहला चैप्टर है आपका प्रकृति और विषय क्षेत्र। पहला चैप्टर क्या है? प्रकृति और विषय क्षेत्र। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या होता है रसगुल्ला, जो मानव भूगोल संबंधित परिभाषा एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। आपको ये दे दिया जाएगा, आप बोलेगा ये परिभाषा मानव भूगोल का किसके द्वारा दिया गया, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। तो ये अगर बात करेंगे बउआ, तो मानव भूगोल की परिभाषा के बारे में देखिएगा तो रेटजेल साहब के द्वारा क्या परिभाषा दिया गया। और यह रेटजेल साहब जो थे ना, इन्हें मानव भूगोल का जनक कहा जाता है, याद रखिएगा। इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें मानव भूगोल का जनक कहा जाता है, याद रखेंगे। यही रेटजेल साहब है। और ये थे कहाँ के रसगुल्ला? ये जर्मनी के हैं बउआ। कहाँ के हैं? जर्मनी के हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये मानव भूगोल के बारे में क्या परिभाषा दिए, तो ये बताया मानव भूगोल के बारे में। जो मानव भूगोल, मानव समाज, जो हम लोग पूरा मानव जाति, पूरा मानव समाज, हम लोग क्या है? मानव समाज है। और धरातल के बीच, धरातल मतलब ये प्रकृति, ये धरती, ये भूमि, इसके बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ये किसके द्वारा कहा गया? तो ये कहा गया आपको किसके द्वारा परिभाषा दिया गया? तो रेटजेल साहब के द्वारा यह परिभाषा दिया गया। और ये परिभाषा एग्जाम में डायरेक्ट दे दिया जाता है और बोला जाता है ये किनके द्वारा मानव भूगोल की यह परिभाषा दी गई। तो याद रखिएगा, यह परिभाषा दी गई किनके द्वारा? रेटजेल साहब के द्वारा यह परिभाषाएं दी गई रसगुल्ला। उसके बाद और मानव भूगोल की परिभाषा दी गई और भूगोलवेत्ता के द्वारा अगर बात कीजिएगा तो ये रेटजेल की शिष्या थी कुमारी सेम्पल, ठीक है। तो अगर बात कीजिएगा एलन सी सेम्पल साहब क्या एलन सी सेम्पल साहिबा क्या परिभाषा दी है, ठीक है। और ये किनकी शिष्या है? रेटजेल की शिष्या है, याद रखिएगा, ठीक है। और ये परिभाषा देते हैं मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी। अस्थिर पृथ्वी मतलब पृथ्वी अस्थिर नहीं है, पृथ्वी स्थिर नहीं है, पृथ्वी स्थिर नहीं है, पृथ्वी भी क्या कर रही है? घूर्णन कर रही है, वह स्थिर नहीं है। और क्रियाशील मानव, मानव भी क्या कर रहा है? क्रिया कर रहा है। मानव भी क्रियाशील है, वो कोई ना कोई काम में लगा हुआ है, कोई ना कोई काम वह कर रहा है, ठीक है। तो अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। और उसके बाद मानव क्या करता है? परिवर्तन करता है, नई नई प्रकार की वस्तुएं बनाती है। एसी, अगर गर्मी लगता है तो एसी, अगर ठंडा लगता है तो अगर बात कीजिएगा हीटर, इसका आविष्कार होता है। तो मानव क्या करता है? परिवर्तन करता है। तो यह परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह किसके द्वारा कहा गया? तो यह कुमारी सेम्पल के द्वारा कहा गया, याद रखिएगा। मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह मानव भूगोल का परिभाषा किनका है? तो यह सेम्पल साहब का है, याद रखिएगा सारे बच्चे। और यही इन्हीं सेम्पल साहब के द्वारा बताया जाता है कि मनुष्य प्रकृति का दास है। इन्हीं के द्वारा कहा गया जो मनुष्य जो है ना, वो प्रकृति का क्या है? दास है। मनुष्य किसका दास है? तो यह प्रकृति का दास है, याद रखिए। किसके द्वारा कहा गया? इन्हीं के द्वारा कहा गया, ठीक है। अगला परिभाषा दिया गया किनके द्वारा? तो बिलाल डी ब्लास। तो पहला क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है, यह किस विचारधारा से संबंधित था? यह संभववाद विचारधारा से संबंधित है, याद रखिएगा। कहाँ के? संभववाद विचारधारा से संबंधित है। और यह है कहाँ के? तो यह फ्रांस के है। कहाँ के है? यह फ्रांस के है, याद रखिएगा सारे बच्चे सब, ठीक है।
ये परिभाषा देते हैं मानव भूगोल से, जो हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम, हमारी पृथ्वी को कौन कंट्रोल करती है, भौतिक कारक, भौतिक नियम हमारी पृथ्वी को कंट्रोल करती है। और इस पर रहने वाले जीव, इस पर कोई भी जीव रहता है, उसके संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान के उत्तम संकल्पना क्या है, मानव भूगोल है। ये किसके द्वारा कहा गया, तो यह कहा गया आपको पॉल विलार डी ब्लास के द्वारा, यह परिभाषा है मानव भूगोल की दी गई रसगुल्ला। तो ये तीनों परिभाषा एग्जाम में डायरेक्ट दे दिया जाता है। अब बोला जाएगा यह किनके द्वारा दिया गया था। ये तीनों परिभाषा को रसगुल्ला एकदम दिल और दिमाग दोनों में बसा के रखिएगा, एकदम मजा आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम में पूछेगा तो बता दीजिएगा। अब इस चैप्टर से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो मानव भूगोल की भौगोलिक विचारधारा से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, मानव भूगोल की भौगोलिक विचारधारा से क्वेश्चन बनता है बउआ। ठीक है, अब अगर बात कीजिएगा तो मानव भूगोल की भौगोलिक विचारधारा, 3 गो विचारधारा आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है, निश्चयवाद, दूसरा क्या है, संभववाद, और तीसरा क्या है, नवनिश्चयवाद, जिसे रुको और जाओ निश्चयवाद भी कहा जाता है, याद रखिएगा। अगर संभववाद की बात, ये निश्चयवाद की बात करेंगे तो निश्चयवाद को ही मानव का प्राकृतिकरण कहा जाता है, याद रखिएगा। और निश्चयवाद में क्या कहा गया, निश्चयवाद में कहा गया इसमें मनुष्य प्रकृति से डर डर के रहता है, इसमें मनुष्य प्रकृति को सबसे शक्तिशाली समझता है, इसमें मनुष्य जो होता है ना प्रकृति की पूजा करता है, उसे सत्कार योग्य मानता है और प्रकृति का दास बन के रहता है, प्रकृति के कंट्रोल में रहता है। किसमें कहा गया, नियतिवाद या निश्चयवाद में कहा गया। ठीक है, और इसमें मानव पूरी तरीके से प्रकृति के अनुसार चलती है। और इसमें तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें कौन होगा, इसमें किसे महत्व दिया गया, इसमें प्रकृति को महत्व दिया गया। तो क्वेश्चन बनता है निश्चयवाद और नियतिवाद में किस घटक को महत्वपूर्ण माना जाता है, तो प्राकृतिक घटक को महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, और इसके अगर बात कीजिएगा, इसके समर्थन में कौन थे, ई कांट थे, रीटर थे, इसके संबंध में निश्चयवाद के क्या थे, निश्चयवाद संबंध, जो निश्चयवाद जो विचारधारा थी, इसके संबंध में ई कांट और रीटर साहब क्या थे, इससे संबंधित है। ठीक है, उसके बाद आती है संभववाद विचारधारा। संभववाद विचारधारा को प्रकृति का मानवीकरण कहा जाता है। क्या कहते हैं, प्रकृति का मानवीकरण कहा जाता है। इसमें मनुष्य जो था, निश्चयवाद विचारधारा में मनुष्य प्रकृति का दास जो बना हुआ था ना, वो मुक्त हो जाता है। तो संभववाद विचारधारा में मनुष्य जो होता है प्रकृति के दासता का अंत कर देता है, याद रखिएगा। और नई नई प्रकार की खोजें करता है, नई नई प्रकार की वस्तुएं तैयार करता है, मतलब प्रकृति में जो भी संसाधन है उसे नई नई वस्तुएं तैयार करता है, नए नए संभव को जन्म देता है। ठीक है, संभववाद विचारधारा में। ठीक है, इसमें महत्व किसको माना गया है, इसमें महत्वपूर्ण कौन है, तो मानवीय घटक। क्यों, क्योंकि अब क्या करता है मनुष्य, प्रकृति पर अपना छाप छोड़ने लगता है। ठीक है, अब इसमें प्रकृति कमजोर पड़ जाती है और मानव जो होता है, मानव शक्तिशाली हो जाता है। ठीक है, वह प्रकृति पर अपना छाप छोड़ने लगता है। ठीक है, तो इसके बारे में याद रखिएगा। तो संभववाद विचारधारा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है, तो मानवीय घटक को महत्वपूर्ण माना गया है, याद रखिएगा। और इसके समर्थन में कौन थे, फेबरे साहब, पॉल विलार डी ब्लासा साहब इसके समर्थन में थे, याद रखिएगा। और फेबरे को हम लोग क्या कहते हैं, संभववाद का जनक कहा जाता है। इन्हीं फेबरे साहब को, ये फ्रांस से थे, याद रखेंगे सारे बच्चे सब। ठीक है, जो क्वेश्चन बनता है ना, सारा चीज क्लियर कर लेंगे 10 से 15 मिनट में। अब देखिए, अगला विचारधारा है नवनिश्चयवाद। नवनिश्चयवाद को रुको और जाओ निश्चयवाद भी कहा जाता है। और यह संभववाद और निश्चयवाद, निश्चयवाद में कहता है प्रकृति बड़ा है, प्रकृति शक्तिशाली है, और संभववाद में कहा गया मानव शक्तिशाली है। तो ये नवनिश्चयवाद में कहा गया दोनों शक्तिशाली हैं, दोनों एक दूसरे पर निर्भर है और दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए। तो निश्चयवाद और नियतिवाद के बीच का रास्ता कौन निकाले, तो ये निकाले कौन, टेलर साहब, याद रखिएगा। तो ये नवनिश्चयवाद विचारधारा किसके द्वारा दिया गया, तो ये ग्रिफिथ टेलर साहब के द्वारा दिया गया। और इसमें प्रकृति और मानव दोनों क्या है, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। तो इससे क्वेश्चन एग्जाम में बनते ही बनते हैं हमारे प्यारे रसगुल्ले सब, इसलिए सारे चीज को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद मानव भूगोल से क्षेत्र से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, मानव भूगोल के क्षेत्र की अगर बात कीजिएगा तो सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र कौन कौन है, तो व्यवहारवादी भूगोल, सामाजिक कल्याण भूगोल, अवकाश भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, लिंग भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल। क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाता है निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र है, इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। राजनीतिक भूगोल के उपक्षेत्र कौन कौन है, निर्वाचन भूगोल, सैन्य भूगोल किसके है, राजनीतिक भूगोल के उपक्षेत्र है, याद रखिएगा। उसके बाद अगर
आर्थिक भूगोल के उपक्षेत्र की बात करेंगे तो संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल, पर्यटन भूगोल, व्यापारिक भूगोल, ये सब किसके हैं? आर्थिक भूगोल के उपक्षेत्र है। और उपक्षेत्र से क्वेश्चन एग्जाम में टपकता है। तो ये सारे चीज को आप याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन 1 नंबर का एग्जाम में फिक्स है बउआ, 1 नंबर का एग्जाम में क्वेश्चन फिक्स है आपका, ठीक है। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे अगर बात करेंगे ज्योग्राफी शब्द सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया? तो इराटोस्थनीज साहब के द्वारा दिया गया। इराटोस्थनीज साहब के द्वारा ज्योग्राफी शब्द सबसे पहले दिया गया। संभववाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कौन किए? तो लुसियन फेबरे साहब के द्वारा किया गया। इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो चैप्टर से जुड़ा हुआ है, जहां से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, वो हम बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट को आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद अगर बात करेंगे कॉस्मोस पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो हम्बोल्ट साहब के द्वारा लिखा गया, ये भी याद रखिएगा सारे बच्चे सब। एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक ये किसके द्वारा लिखा गया? रेटजेल साहब के द्वारा लिखा गया। दोनों जो पुस्तक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नव निश्चयवाद, इसे आधुनिक निश्चयवाद या वैज्ञानिक निश्चयवाद भी कहा जाता है। इसके प्रवर्तक कौन थे? तो महान भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर साहब नव निश्चयवाद के प्रवर्तक थे, अभी जस्ट बताया है। उसके बाद एक क्वेश्चन बनता है, मानव और पर्यावरण के बीच अनन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक कौन है? तो टेक्नोलॉजी है, प्रौद्योगिकी है, याद रखेंगे सारे बच्चे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, इस चैप्टर का निचोड़ था ये सारे चीज, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे तो ये पूरा चैप्टर आपका 10 मिनट में क्या हो गया रसगुल्ला? 10 से 12 मिनट में आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। मतलब जो भी चैप्टर का निचोड़ था वो सारा चीज हम आपको बता दिए, सारा चीज समझा दिए, ठीक है। अब इससे अगर क्वेश्चन पूछेगा तो ऑब्जेक्टिव भी बनेंगे, सब्जेक्टिव बनेंगे। तो ये क्लास को आप पर डे देखिएगा 10 मिनट निकाल के, ताकि आपका रिवीजन होते रहे और आप जब एग्जाम में जब लिखने जाना तो सारा चीज एकदम गर्दा हो जाए और एग्जाम की खोपड़ी में छेद हो जाए रसगुल्ला, ठीक है। तो एकदम जबरदस्त तरीके से जो बच्चे अगर बात कीजिएगा तो नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और इसी प्रकार की क्लास आपके एग्जाम की दृष्टि से हम लाते रहेंगे बउआ। तो तब तक के लिए सारे बउआ को दिल से धन्यवाद।